बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सरशाही बंद करें, करप्शन बंद करें, दो नंबरियां बंद करें। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे लाके असेंबली में बैठा देती है, जिनके जरिए से वो हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, वो बंदे बैठाना बंद कर दें। अपने कठपुतली उठा लेते हैं, किस शहर से किस शहर से किस शहर से, उनको लाके बैठा देते हैं। और वो बंदे जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, बजाय इसके कि आवाम के लिए काम करें। जैसे कि मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे। और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मेरी इमरान। मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। अभी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीन लगारी साहब हैं जर्नलिस्ट, और ज़हीन लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूँ और खड़ा हूँ अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को ये मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाए। अब ये बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन ये हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के ये बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती है उस पे पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम को, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाज़रीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुस्तैल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो सामने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार। ओ भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जहां हुकूमत है वहां तो कोई चज की जगह के ऊपर जलसा कर ले। जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था, लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर आवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए। तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी, ताकि क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की लोग गुस्सा होना शुरू हो गए और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए। तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है। अब वो गलती से भी ये फजलुर रहमान साहब को चैलेंज ना कर दे आजकल के दौर में, हो सकता है कल कोई ठीक हो जाए, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा काम कर दे, पब्लिक की पल्स के ऊपर हाथ रख दे, एस्टेब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की बात को वजन दें गंडापुर साहब, तो ये इज्जत वापस भी आ सकती है। जैसे मैं नवाज शरीफ को कहता होता हूं कि मियां साहब आज आप एस्टेब्लिशमेंट का जूता छोड़ दें और आप इकतदार की सियासत करें इकतदार के बजाय, तो मियां साहब आपकी इज्जत बहाल हो सकती है। आप 3 दफा इस मुल्क के वजीर आज़म रहे, आपका ये अंजाम अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह गंडापुर साहब अगर चाहे और पब्लिक की तरफ आकर खड़े हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की बजाय, तो एकदम सूरत बदल जाएगी। अब इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिफ मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी, साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने एक दो और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया, और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होके दावत दे रहे हैं यार ये मसला हमारा हल कर दे। ये इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल हो रहा है। सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने पे जो है वो अभी चीजें सामने आ जाएंगी
इस पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाया दूं, एक्चुअली उनके साथ हुए सवाल जवाब। अच्छा, इन्होंने जेल के बाद बताया, देखिए खान साहब ने हदायत दी है कि आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग में जाकर बात करूंगा, और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की कौम अपना फैसला कर चुकी है और कौम कायदीन जो है पार्टी के उनसे आगे निकल चुकी है। तो पार्टी के कायदीन को अब सोचना होगा कि उन्होंने कौम के साथ चलना है या कौम से पीछे रह जाना है। ये इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि कौम आगे निकल गई है, तुम लोग पीछे रह गए हो सारे। अब तुम लोग सोचो कि तुमने कौम के साथ चलना है या पीछे रह जाना है तुमने, क्योंकि कौम तो आगे निकल गई है। और ये पार्टी के हर लीडर के लिए ये बात है, और जो मुआज़िज़ जितने भी रहनुमा है पार्टी के उन सब के लिए है। खान साहब बड़े वाज़ेह हैं और उन्होंने ये बात की है कि कौम के साथ तहरीके इंसाफ को खड़ा होना होगा। साफी ने पूछा कि जलसा हुआ, उस पर खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जलसे के इंतजामी मामला पे, वही बदबू वाला मामला, कचरे वाला मामला, उसके ऊपर खान साहब ने शिकायत थी। खान साहब तक मुकम्मल बात शायद बराह रास्त नहीं पहुंची थी, लेकिन इस पे रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब ने बरहमी का इजहार किया। जलसे में जो जूते वगैरह दिखाए गए, इन पर बानी पीटीए बरहम नहीं हुए, ये पूछा। तो देखिए, अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया है तो इसी तरह में खान साहब ने कहा कि हमें कौम की नब्ज समझनी चाहिए। ये नहीं कहा खान साहब ने कि लोगों ने गलत किया, उन्होंने कौम की नब्ज समझनी चाहिए। अगर कौम आगे निकल गई तो हमें कौम का साथ देना है, हम कौम से पीछे नहीं रह सकते। ये इमरान खान साहब ने जेल में कहा। फिर एक और सवाल किया गया कि अली अमीन गड्ढापुर साहब सूबाई जो है मामला नहीं संभाल सकते तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। फिर अलीमा खानम के बारे में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर कि उन्हें कहा कि जनाब आप मुदाखलत कर रही हैं और आप पीछे हटें और मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो इस पे उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं, अलीमा खान बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं करती, ये एक नौयत की इल्जाम तराशी है। जबकि बाकी बातें उन्होंने कहा जी वो खुद ही आपको बाद में पता चल जाएगी, पार्टी की एक मीटिंग होगी, उसके बाद कुछ और चीजें हम बताएंगे। अच्छा जी, ये गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात नहीं की सलमान अकरम राजा साहब ने। अब इमरान खान साहब की बहनें जब चीजें बताएंगी, जब इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से तफसीलात आएगी, तो मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है और इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जहां से इमरान खान साहब का ये ट्विटर ऑपरेट किया जाता है, वहां तक बहुत सारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की रसाई है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वही बात कहें जो खान साहब ने जेल में कही है। और अभी वो चीजें सामने आ जाएंगी। डिग्री वाला जो मामला था नाज़रीन, ये डिग्री वाला मामला वो है जो जस्टिस जहांगीरी वाला मामला। इसमें जस्टिस डोगर ने उन्हें फारिग कर दिया था कि जनाब अब ये काम नहीं कर सकते, काम से रोक दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरा ऑर्डर आ गया। ऐसा लगता था कि जजेस ये करना नहीं चाहते, इस ऑर्डर को मुअत्तल नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि जस्टिस जहांगीरी काम करे। लेकिन जिस तरीके से वहां पे वकला ने, सीनियर तरीन वकला ने, मुनीर मलिक साहब भी वहां मौजूद थे, इन्होंने जैसे इस केस को लड़ा, जिस तरीके से इन्होंने मामले को उठाया, तो वहां जजेस को मजबूरन उन्हें बहाल करना पड़ा और वो फैसला जो वहां पे जस्टिस डोगर वगैरह ने दिया हुआ था उसे रोकना पड़ा, मुअत्तल करना पड़ा। और अब जस्टिस जहांगीरी जो है वो काम कर पाएंगे। लेकिन कुछ टाउट्स जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बाद कि जस्टिस जहांगीरी को बहुत जल्द फारिग कर दिया जाएगा। जस्टिस जहांगीरी का पहली मरतबा मौके भी है, उन्होंने 34 साल काम करता रहूं तो 34 साल के बाद मेरी डिग्री जाली हो गई। मामला वही है ना जो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक ये जज और तमाम ओहदों के ऊपर रहा ये शख्स, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही इस आदमी ने एस्टेब्लिशमेंट को छेड़ा, एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी डिग्री जाली कर दी 34 साल के बाद। ये है पाकिस्तान का निजाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग नाज़रीन आजकल नूरा कुश्ती कर रही है, और नूरा कुश्ती की वजह मैं आपको बता देता हूं। ये मुझे सोर्स ने बताई, बड़ी मजेदार बात है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की जितनी मुखालफत की, उतना ज्यादा वो नीचे जाते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि जितनी देर ये पीटीआई के साथ लड़ेंगे, लोग इनको जूते मारेंगे और लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों मिलकर पीटीआई का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो अब उन्होंने नया तरीकाकार निकाला, और ये ठीक है, ये काम कर रहा है फिलहाल, कि एक दूसरे को गाली देते हैं और इसके जरिए से अपने अपने कारकुन को खड़ा करते हैं। यानी नवाज शरीफ के कारकुनों को खड़ा करते हैं जरदारी के खिलाफ और गाली देते हैं ताकि थोड़ा सा नवाज शरीफ का कारकुन जो है वो ऊपर आए। इसी तरह जरदारियों के कारकुन को खड़ा करते हैं, भुट्टो के कारकुन को खड़ा करते हैं शरीफों के खिलाफ, ताकि थोड़ा सा भुट्टो का और जो जरदारी का कारकुन है वो भी ऊपर। यानी फैज हमीद को शामिल करना पड़ेगा ना कि सियासी मुदाखलत फैज हमीद ने की और इमरान खान उसका हिस्सा था, इसी पे सजा हो सकती है ना। दो मामला हैं जिनको इमरान खान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक, फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरी सजा क्या हो सकती है कि फैज हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत की। यही बयानिया बनाया जा रहा है ना, ये दो चीजें। बाकी जर्नैलों के साथ क्या होगा? अच्छा, क्या इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है? इसके लिए क्या इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है, और वजीर आजम को कोई सीक्रेट एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप वजीर आजम के साथ आपने कोई चीज शेयर कर दी है। इमरान खान साहब ने एक साइफर वाला मुकदमा बनाया था, वो हाई कोर्ट ने उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा उसके पल्ले और कुछ नहीं है, एक ही मुकदमा बन सकता था। और कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है
کیا وزیر اعظم کو انفارم نہیں کیا جائے گا سیکرٹ معاملات تو کس کو انفارم کیے جائیں گے؟ تو یہ بھی ایک مذائقہ خیز بات ہے کہ عمران خان پہ اس پہ بھی ایک مقدمہ بن جائے گا۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ عمران خان صاحب پہ اگر کسی ایک چیز میں بھی مقدمہ بنانا ہے اور انہیں فوجی عدالت میں لے کر جانا ہے تو عالمی سطح کے اوپر اتنا رولا بنے گا اور پاکستان کے اندر اتنا رولا بنے گا کہ جو یہ فیصلہ کرے گی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی نا، عاصم منیر صاحب نے کرنا ہے، تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے بعد میں۔ عمران خان کو یہ پاکستان کی عدالتوں میں پیش نہیں کر سکتے، عمران خان کو یہ ابھی تک پاکستان کی عدالتوں میں کہیں پہ پیش نہیں کر سکے، یہ عدالت کو لے کر اڈیالہ جیل جاتے ہیں، یہ عمران خان کو فوجی عدالت میں لے کر جائیں گے، ان کی یہ اوقات ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اور فیض حمید کو عمران خان کے ساتھ جوڑیں تو تب نہ جب فیض حمید نے پوری لسٹ دی ہے سیاستدانوں کی، لاؤ ان سب کو، پھر کب لائیں گے ان سب کو، کیسے لائیں گے؟ تو عمران خان پہ ٹرائل ہونا ہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یا باقی عدالتوں میں، باقی عدالتوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کیس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا تو پہلے فیض حمید کے معاملات کو نمٹانا پڑے گا۔ اب فیض حمید کے پاس آپشن کیا ہے پہلے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپیل میں جا سکتا ہے، پہلی اپیل کا جو فورم ہے فیض حمید کے لیے وہ آرمی چیف ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر، تو آرمی چیف پہلا فورم ہے، دوسرا فورم ہے ہائی کورٹ، تیسرا فورم ہے سپریم کورٹ، تو 3 جگہ پر یہ اپیل کر سکتا ہے اور کوئی ٹائم اس کی پابندی نہیں ہے، یعنی جب یہ آرمی چیف کو اپیل کرے گا فیض حمید کہ بھئی مجھے ریلیف دیا جائے یا میری اپیل سنی جائے، تو آرمی چیف کی مرضی ہے، جب تک مرضی نہ سنے وہ اندر رکھ سکتا ہے فیض حمید کو۔ ابھی یہ جو لوگ بیانیہ بنا رہے ہیں نا، اچھل کود کر رہے ہیں کہ جناب فوج کے اندر احتساب کا عمل آپ دیکھیں، جناب یہ دیکھیں کہ فوج نے اپنے بندے کا احتساب کر دیا۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کی طرح احتساب کیا؟ عمران خان کی پوری فیملی کو رگڑ دیا گیا؟ کیا جنرل فیض کے ساتھ یہ ہوا؟ عمران خان کے لوگوں کے منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا؟ کیا جنرل فیض کے ساتھ یہ ہوا؟ عمران خان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی گئی، جس طرح کی قید میں اسے رکھا گیا، کیا جنرل فیض کے ساتھ اس طرح سے ہوا؟ جنرل فیض کمفرٹیبل ہے، اس کی فیملی بھی اس کو جا کر ملتی ہے، باقی لوگ بھی اس کو جا کر ملتے ہیں، وکیل کے ساتھ وہ جب چاہے بلا کے بات چیت کر سکتا ہے۔ تو جنرل فیض کو تو ایک بہترین اور شاہانہ انداز میں رکھا گیا ہے، اس کو ایئر کنڈیشن بھی اویلیبل ہے، سردی میں اس کو ہیٹر بھی اویلیبل ہے، اور وہ ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہے، باقی چیزیں بھی کر سکتا ہے، کتابیں پڑھ سکتا ہے، انجوائے کر سکتا ہے، اور بہترین بیڈ شیڈ لگے ہوئے، ماحول بنا ہوا ہے، پراپر ایک ریسٹ ہاؤس کے اندر ہے جنرل فیض حمید۔ تو اپنے جرنیل کو رکھنا ہے ریسٹ ہاؤس میں، میس کے اندر، جبکہ عمران خان کو رکھنا ہے کہاں پہ؟ بدترین کال کوٹری کے اندر۔ تو یہ جو سویلینز ہیں نا، ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ جنرل فیض کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے تھا جو سیاستدانوں کے ساتھ یا عام پاکستانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جنرل عاصم منیر نے کیا کیا کہ جنرل فیض حمید کو سزا سنانے سے پہلے استثنا لے لیا، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے کم سے کم محفوظ کر دیا کہ میں محفوظ رہوں، کل کو میرے اوپر یہ رستہ جو کھل گیا یہ میری طرف نہ آ جائے۔ اول تو رستہ کھلا ہی نہیں، جن لوگوں کو اس بات پہ شک ہو رہا ہے نا، یا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں تو بڑا دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اچھا ہوا، اور میں پہلے دن سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جنرل فیض کو اگر سزا دینی ہے تو سیاست میں اور صحافت میں مداخلت پہ دو۔ اب لاؤ نا نام سامنے، کون کون سے سیاستدان کے ساتھ کیا کیا اس نے سیاست کے اندر مداخلت کی، اور کون کون سے صحافیوں کے ساتھ کہاں کہاں پہ اس نے مداخلت کی، لاؤ ریکارڈ سامنے رکھو، کتنے لوگوں کو سنا، کتنے شواہد اکٹھے کیے، کتنی گواہیاں حاصل کی، کتنے لوگوں نے کیا کیا ثبوت وہاں پہ فراہم کیے، کوئی چیز ہی نہیں۔ تو جان بوجھ کر صرف ایک جملہ شامل کیا گیا کہ سیاست میں مداخلت، اور اس کے کوئی شواہد نہیں رکھے گئے، اس کو انتہائی کمزور کیس بنایا گیا کہ جب دل کرے یہ بچ جائے گا اس میں سے۔ باقی میں اس کو رگڑا دے دیا کیونکہ جنرل عاصم منیر کا اور جنرل فیض حمید کا اپنا ایک ذاتی معاملہ بھی چل رہا ہے، کیونکہ عاصم منیر کو ہٹا کر عمران خان جنرل فیض کو ڈی جی ISI لے کر آئے تھے، اور جنرل فیض کے ساتھ عمران خان صاحب کے بہترین تعلقات بھی تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کی بڑی مدد بھی کی کئی معاملات میں، لیکن پھر ان کے تعلقات بگڑ بھی گئے تھے۔ ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید کا نمبر اپنے موبائل فون سے بلاک کر دیا تھا، اور جنرل فیض حمید چاہ بھی رہے تھے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے بیچ میں صلح کروائیں، جس پہ عمران خان صاحب نے ان کا نمبر، ایک وقت آیا تھا کہ جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا دونوں کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ یہ خبر میں آپ کو بہت پہلے دے چکا ہوں۔ تو آرمی چیف نے پہلے تو لے لیا جناب استثنا، اور اس کے بعد دی جنرل فیض کو سزا۔ تو یہاں سے آپ نیک نیتی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ فوج کے اندر جو احتساب کا ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ سیاست میں مداخلت پہ احتساب ہوگا، تو میں آپ کو پھر بتا دوں کہ سیاست میں مداخلت پہ فوج نے احتساب کرنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، اور یہ کیس جو ہے اس کے اندر بھی جنرل فیض کے لیے بہت سارے رستے چھوڑے گئے تاکہ جنرل فیض کل کو تھوڑے عرصے کے بعد وہ ان کیسز سے نکل کر پاکستان سے باہر چلا جائے گا۔ پاکستان سے باہر نہ چلا گیا تو چند سالوں سے پاکستان میں رکھا جائے گا، اور ویسے بھی وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اس کو کوئی ایسی تکلیف میں تو رکھا نہیں ہے جیسی تکلیف میں عمران خان کو رکھا ہے۔ فیصل واڈا نے یہ فیصلہ جو ہے یہ چند دن پہلے سنا دیا تھا
वसीम बदामी के प्रोग्राम में ARY पे बता दिया था। 14 साल का जिक्र भी उसने किया था। तो 14 साल की सजा हुई है जनरल फैज हमीद को। तो फैसल वाडा को कैसे पता था? ये सिर्फ फैसल वाडा को नहीं, कुछ और लोगों को भी पता था। ये कोई अदालती फैसला नहीं है कि जज जब फैसला सुनाए तब सबको पता चले। ये तो मुशावरत के साथ होता है, अंदर खाते बातें हो रही होती हैं। वहां पे जो डमी अदालत होती है, ना उस आदमी का कानून के साथ कोई ताल्लुक है, ना किसी और चीज के साथ कोई ताल्लुक है। जो ये केस सुन रहा है एक जूनियर ऑफिसर होता है और वो सीनियर ऑफिसर्स की मर्जी का इंतजार करता है। जैसे ऊपर से हुक्म आ जाता है वैसा ही वो फैसला सुना देता है। तो नाज़रीन, जितने लोग खुश हो रहे हैं कि जनरल फैज हमीद को सजा हो गई और सियासत में मुदाखलत पर जर्नैलों के एहतसाब का रास्ता खुल गया, वो लोग जरा ब्रेक लगाएं और इंतजार करें तफसीली फैसले का। जब तफसीली फैसला आएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टके की कोई औकात नहीं है। इन्होंने किसी गवाह को बुलाकर नहीं सुना, जो लिस्ट फ्राहम की गई उसमें से किसी आदमी को नहीं बुलाया गया।